हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 12 का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहाँ तक हम कह सकते हैं ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि जो हम लार्ज अमाउंट पर आज हम लोग जो लाइट यूज़ कर पा रहे हैं वो यू लाइट इसी चैप्टर में एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है फैराडे। और वो फैराडे की देन है कि आज हम बड़े बड़े इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा लाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइट का जो प्रोडक्शन है वो फैराडे के नियम पर है। फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर आज बड़े बड़े पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, वो सारे पावर प्लांट आज किस पर काम कर रहे हैं? वो फैराडे के लॉ पर काम कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरण क्या होता है। तो प्रेरण का मतलब यही होता है कि किसी की प्रेरणा से। तो देखो, इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि ऑस्टिन ने बताया कि जब हम किसी ऑस्टिन ने बताया जब हम किसी चालक में धारा I प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात ऑस्टिन ने बताई। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा सोच रहे थे कौन? माइकल फैराडे। हालांकि माइकल फैराडे के लॉ पे आने से पहले हमें कुछ और बातें पढ़नी है, उनको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम माइकल फैराडे के लॉ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है। तो क्या बेटा हम पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सपोज करिए, यहां पर मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक स्मॉल पृष्ठ है। ये हमने क्या ले लिया? एक स्मॉल पृष्ठ ले लिया। ये हमारे पास क्या है? कोई एक स्मॉल पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये पर मान लीजिए यहां पर इस पर हमने एक लंब डाला है। क्या डाला है? एक लंब। तो ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये क्या है? आपका लंब है। यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका क्या है? लंब है। अब यहां पर मान के चलिए इस पृष्ठ पर ये हमने क्या डाला है? एक लंब डाला है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो सपोज करिए ये है। तो ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या? अदिश राशि। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? इसके साथ एक कोण बना रहा है। इसको हमने मान लिया सपोज करो थीटा। और इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि चुंबकीय फ्लक्स कहते किसको? तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, कौन सी? लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि जो एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट से क्या निकलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, अगर याद नहीं तो देख लीजिए। ये आपका मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। तो यहाँ से प्रकाश की इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी। ये इसके गुण भी आप लोगों ने पढ़े। तो ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाते हैं और साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर आते हैं, यानी बंद वक्र बनाते हैं। तो क्या है? चुंबकीय बल रेखा। तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पर मान के चलिए कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को बेटा हम कहा लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। यह बात याद रखना, किसी किसी बुक में फाई एम भी लिखा होता है। एम मतलब मैग्नेटिक। ठीक है। इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था तो उसमें हमने फाई ई लिखा था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा क्या है? लंब है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका हम क्या करेंगे बेटा? सदिश वियोजन करेंगे। तो सदिश वियोजन करने पर इसके हमें दो घटक मिलेंगे। एक घटक ये मिलेगा और दूसरा घटक बेटा हमें ये मिलेगा।
ये हमें इसके दो घटक मिल गए। ये वाला घटक इसका कहलाएगा बी साइन थीटा और ये वाला घटक कहलाएगा बी कॉस थीटा। क्यों सर? जब हम किसी भी सदिश के दो घटक निकालते हैं तो हमेशा थीटा के पास वाला जो घटक होता है उसको कॉस माना जाता है और थीटा से दूर वाला घटक हमेशा साइन माना जाता है। तो बी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अब हम अगर इसके फार्मूले को निकालें तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा? तो फाई बराबर, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्सों की संख्या क्या है? इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा। तो ए क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? ए। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यानी कभी भी किसी भी पृष्ठ से अगर हमें फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम फार्मूला लगाएंगे फाई बराबर ए बी कॉस थीटा लगाएंगे। अब आपके मन में सर विचार ये आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे कॉस थीटा लिया है, आप साइन थीटा भी तो ले सकते थे। तो इसका कारण ये है कि हम लोग परिभाषा में जो पढ़े हैं, इसकी परिभाषा कहती है कि जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी यानी 90 डिग्री के साथ बाहर निकल रही हैं, उसी को हम लोग क्या मानेंगे? फ्लक्स में काउंट करेंगे। और ये वाली तो क्या है? ये लंब है, तो लंबवत है यानी 90 डिग्री पर है। लेकिन ये वाली कैसी है? ये वाली सर क्षैतिज है। तो ये क्या है? पृष्ठ के क्षैतिज है। तो जब ये पृष्ठ के क्षैतिज है तो हम इसको बल रेखा यानी इसको हम चुंबकीय फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स में किसको काउंट करेंगे? बी कॉस थीटा को काउंट करेंगे। तो जो ये लंबवत निकल रहे हैं। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? सदिश रूप में, तो आपको एक बात पता होगा कि दो सदिश का और डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है? फाई है और इसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं? सदिश रूप में लिख रहे हैं। तो जब हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे बेटा तो आप देखो ये ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास दो सदिश राशियां कौन कौन सी? एक तो ए है और दूसरा क्या है? बी है। यानी क्षेत्रफल भी बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ए भी क्या है? सदिश राशि है और बी भी क्या है? सदिश राशि है। अब यहाँ पर अब सर हमने इस पर सदिश का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि बेटा दो सदिश का जो अदिश गुणा होता है वो हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो बेटा क्या होगा? अदिश राशि होगा। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदिश राशि, जबकि ये दोनों क्या है? सदिश राशि हैं। ये इतनी कहानी आपको समझ में। तो यहाँ पर अब आपको ये फार्मूला, कभी भी फ्लक्सों की संख्या आपको निकालनी होगी तो आपके पास फार्मूला क्या है? फाई बराबर ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें कि अगर इसके कुछ शर्तें हैं। क्या है? शर्तें हैं। तो इन शर्तों पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या है शर्तें इसकी। तो सबसे पहले शर्त इसकी देखिए। तो पहली शर्त ये है कि मान लेते हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। अब थीटा बराबर 0 डिग्री, इसको चित्र के माध्यम से आप समझिएगा थोड़ा सा। ये इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। अब ये अगर इसके लंबवत हो जाएगी तो कोण कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा 0 होने का मतलब ये है कि ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पृष्ठ पर कैसा हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगा। ये पृष्ठ पर कैसा हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। और जब ये पृष्ठ पर लंबवत हो जाएगा तो अगर हम अब यहां से फ्लक्सों की संख्या को काउंट करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान बेटा कितना होता है? 0 होता है। इसलिए फाई MIN, फाई मिनिमम हो जाएगा 0। तो यानी अगर हमें फ्लक्सों की संख्या मिनिमम कब मिलेंगी? हमें फ्लक्सों की संख्या मिनिमम तब मिलेंगी जब हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? पृष्ठ के लंबवत हो जाए, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें हम, सेकंड कंडीशन, यदि हम थीटा बराबर इस बार मान लेते हैं कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि अभी ये इस तरीके से था और ये अब इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पृष्ठ पर क्षैतिज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? पृष्ठ पर क्षैतिज हो जाएगा। और जब पृष्ठ पर क्षैतिज हो जाएगा तो यहां पर अगर हम फ्लक्सों की संख्या निकालें तो फाई बराबर ये हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए सर फाई बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहां पर अगर कभी भी हमें फ्लक्सों की संख्या मैक्सिमम प्राप्त करनी हो या मिनिमम प्राप्त करनी हो
तो अगर मुझे मिनिमम प्राप्त करनी है फ्लक्सों की संख्या, कम फ्लक्सों की संख्या प्राप्त करनी है, तो हम पृष्ठ को क्या कर देंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र को पृष्ठ के लंबवत कर देंगे। लेकिन मुझे अगर क्या करना है कि मैक्सिमम प्राप्त करनी, अधिक से अधिक प्राप्त करनी, तो मुझे क्या करना होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमें क्या करना होगा, पृष्ठ के समांतर करना होगा या क्षैतिज करना होगा। तो ये बेटा हमने क्या पढ़ा, फ्लक्सों की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको कहाँ से लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, क्योंकि अगर इकाई क्षेत्रफल से बी कॉस थीटा निकला तो क्षेत्रफल ए है, तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बन गया। और इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि दो सदिश का जो अदिश गुणा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके जैसा लिखा है, तो हम इसको इसके जैसा लिख सकते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फैराडे के प्रयोग। हालांकि फैराडे के प्रयोग पढ़ने से पहले हम फैराडे के प्रयोग पढ़ लेते हैं, फिर हमें एक टॉपिक और बीच में पढ़ना होगा, तब हम फैराडे के नियम पे चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो चीजों को समझने में। तो सबसे पहले देखिए फैराडे का प्रयोग, फैराडे का प्रयोग। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है फैराडे का प्रयोग। अब फैराडे ने क्या प्रयोग किया, तो देखो बात ये थी, अभी हम जब शुरुआत में हमने चैप्टर की शुरुआत की तो वहां पर हमने थोड़ी सी बात किया था कि फैराडे ने जब ऑस्टेड के प्रयोग के बारे में पढ़ा, ऑस्टेड ने अपना प्रयोग किया कि अगर किसी चालक में आई धारा भेजी जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की जाती है, हो जाती है। ये बात ऑस्टेड ने बताई। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा सोच रहे थे कौन, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि मान लीजिए हम पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दें, ठीक है, पहले से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दें और उसके अंदर हम किसी चालक को भेजें, तो क्या तब धारा प्रवाहित नहीं होगी? तब क्या मतलब, अगर धारा से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही, धारा से मैग्नेट उत्पन्न हो रहा है, तो क्या मैग्नेट की सहायता से हम लोग धारा नहीं उत्पन्न कर सकते? ये बात कौन सोच रहा था, ये फैराडे सोच रहे थे। यानी ऑस्टेड के नियम का जस्ट उल्टा सोच रहे थे कौन, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात को सोचते सोचते जो ऑस्टेड के जस्ट विपरीत बात थी कि भैया ऑस्टेड ने बताया कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, तो उसने कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम पहले से उत्पन्न कर दें और उसमें किसी चालक तार को लाएं, तो क्या चालक तार में धारा बहेगी? इस बात को करने के लिए फैराडे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट बेटा स्टार्ट किया वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक ढंग से शुरू किया और अपना सारा डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से लगाया। और इस एक्सपेरिमेंट को करते 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 उनको 12 साल लग गए। यानी आप एक बात सोचिए, यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री हमको 6 साल में मिल जाती है और इन्होंने 12 साल एक्सपेरिमेंट किया, मतलब 2 एमबीबीएस की डिग्री ये खुद ले लेते। तो एक वैज्ञानिक के अंदर आप ये बात देखिए कि कितना पेशेंस है। तो पहली बात, हमेशा आपको एक अगर वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक का पहला लक्षण यही होता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो अब इनके अंदर कितना पेशेंस था। अब इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करते गए 10 से 12 साल इनके बीत गए, लेकिन ये जिस बात को खोजना चाह रहे थे ये उस बात को खोज नहीं सके। यानी एक तरीके से ये कहते हैं ना कि जब मंजिल नहीं मिलती है तो व्यक्ति हार जाता है। तो ये हारने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना जो भी अपना पूरा डिवाइस सिस्टम जो भी लगाया था उसको इन्होंने क्या कर दिया, फेंक दिया। तो फेंकने के बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने जो गैल्वेनोमीटर लगाया था, जो धारा मापने का यंत्र है, गैल्वेनोमीटर लगाया था, उस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप होता है। इनका मत्था हिला
कि भैया कहीं ना कहीं धारा बह रही है। लेकिन अब धारा बह क्यों रही, इस कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे डिवाइस को फिर सिस्टमैटिक ढंग से लगाया। लेकिन उनको एक बात यह समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं जब हमने फेंका है डिवाइस को, हमने अपना जब डिवाइस को फेंका है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या हुई, गति हुई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कारण बताया। क्या कारण बताया कि यहां पर जो धारा बह रही, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का कारण क्या है, आपेक्षिक गति। क्या है, आपेक्षिक गति। उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, ये देखिए जैसे इस तरीके से कुंडली ले ली, और उस कुंडली में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। और जब इन्होंने क्या किया, कुंडली रेस्ट में थी। अच्छा, अपेक्षिक गति का मतलब यह होता है कि चुंबक है तो मैग्नेट रेस्ट में रहे, सॉरी दोनों चीज एक ही है। अगर आपके पास कुंडली है और मैग्नेट क्या हो, मोशन कर रहा हो, और कुंडली क्या हो, रेस्ट में हो, या मैग्नेट रेस्ट हो तो कुंडली क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, मतलब एक गति कर रहा हो, दूसरा क्या स्थिर हो। तो ऐसी गति को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपेक्षिक गति बोला जाता है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, हालांकि 10-12 बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, तो कैसे कराया बात को समझिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कराया तो इन्होंने क्या देखा कि ये एक उन्होंने दंड चुंबक लिया, इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है चुंबक में, आप जानते हैं। और इस चुंबक की गति किसकी तरफ कराई, कुंडली की तरफ कराई। इस समय कौन था, कुंडली रेस्ट थी। कौन रेस्ट था, कुंडली रेस्ट थी। तो जब इसकी तरफ इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया तो धारा मापी में क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। क्यों, क्योंकि कुंडली रेस्ट है, मैग्नेट मोशन कर रहा है, मैग्नेट गति कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही। तो आपेक्षिक गति होने के कारण क्या हो रही है, यहां पर हमें धार यानी गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है, यानी धारा बह रही है। लेकिन इन्होंने क्या देखा, जब ये मैग्नेट को हटाए, मैग्नेट को जैसे ही हटाए तो इन्होंने क्या देखा, जैसे मैग्नेट को यहां से हटाया और इन्होंने देखा कि जो धारा मापी में विक्षेप था वो क्या हो गया, बदल गया। यानी अब विक्षेप इस तरफ होने लगा, इनका माथा फिर टकराया, फिर चकराया। तो इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने एक और कुंडली ली, इस बार एक्सपेरिमेंट का तरीका और बदला। अब ये देखिए, और यहां पर जब इन्होंने मैग्नेट यानी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो इस बार थोड़ा सा बदल दिया। इस बार ये साउथ पोल को इसकी तरफ लाए। कौन सा पोल, साउथ पोल, और इधर क्या ले गए, नॉर्थ पोल। तो जब ये साउथ पोल को इस तरफ ला रहे थे तो उन्होंने देखा कि धारा किधर बह रही है, इधर बह रही है। किधर, इधर। जब साउथ पोल को अंदर ले जा रहे तो धारा किधर बह रही है, इधर बह रही है। लेकिन अभी साउथ पोल को इधर ले गए, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, जब साउथ पोल को कुंडली से दूर ले गए, क्या हो गया, कुंडली से दूर ले गए तो धारा का विक्षेप किधर था, इधर था। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कभी कभी शक्तिशाली चुंबक, अब ज्यादा शक्तिशाली चुंबक होगा तब भी क्या होगा, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फाई बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर फ्लक्सों की संख्या ज्यादा होगी, अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो फ्लक्सों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फ्लक्सों की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी यानी धारा ज्यादा बहेगी। फिर इन्होंने क्या किया, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी, तो फेरों की संख्या बढ़ाने से भी क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा धारा उत्पन्न हो रही। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इन सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन्होंने अपने लॉ दे डाले। और इनका जो पहला लॉ था यानी फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, तो फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, क्या होती है, चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो वहां पर क्या होता है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। पहला नियम यही बताया, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है, फ्लक्सों की संख्या में बेटा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तभी क्या होगी, धारा बहेगी। ठीक, इन्होंने यह बात बताई। क्या बताया इन्होंने, यही बात बताई कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है
तो क्या होता है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने दूसरी बात ये बताई कि जो फ्लक्सों में परिवर्तन, दूसरा नियम क्या बताया, द्वितीय नियम देखिए, सेकेंड लॉ क्या था इनका, ठीक है बेटा। इनका अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड लॉ। तो इन्होंने दूसरा नियम क्या बताया, इन्होंने दूसरा नियम बेटा बताया कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, दैट मीन्स तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि प्रेरित धारा ही क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो उन्होंने बताया कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, तो ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। वो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब φ2 - φ1 की दर, तो दर का मतलब है t, इस क्या हो जाएगा, डेल टी, तो परिवर्तन को दिखा रहा है। तो परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इनका दूसरा नियम क्या कहता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्सों में परिवर्तन की संख्या के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। दैट मीन्स अगर हम इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर E बराबर आपका आ जाएगा K, और ये हो जाएगा आपका φ2 - φ1 और अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी, और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस क्यों आया, आगे कारण बताऊंगा। रोड की वजह से बहुत ज्यादा शोर है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर एसआई में जो के की यूनिट मानी गई, के की वैल्यू 1 मानी गई, तो E बराबर हो गया -φ2 - φ1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो φ2 क्या है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा φ2 से φ1। या अगर इसको आप और लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल dφ/dt ऐसा भी लिख सकते हो। तो d भी परिवर्तन को दिखा रहा है। यहां से आप क्या करेंगे, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का k और dφ क्या हो जाएगा, dt। k की वैल्यू को कितना एसआई मात्रक में 1 माना गया, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का k dφ क्या हो जाएगा बेटा, dφ/dt। तो इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये फैराडे ने 2 नियम दे डाले। पहले फैराडे ने अपना प्रयोग किया। आप इसको बेटा बुक से पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। बाकी हमने समझाने का काम आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए, पहले नियम में इन्होंने बताया कि भैया जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न है, क्योंकि फ्लक्सों की संख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। पहला नियम बताया। इन्होंने बताया कि जो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर होती है वो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या होती है, समानुपाती। ये नियम बताया। इसकी सहायता से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहो तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। यहाँ पर एसआई मात्रक में के की वैल्यू 1 मानी गई, जो कि क्या है, आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नेतांक और साथ में बराबर का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर इसके बाद फैराडे के नियम पढ़ने के बाद, अच्छा देखो, ये फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फैराडे ने क्या किया, ये अपना जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सारे तो फैराडे ने बेटा क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करने का मतलब बहुत सारे तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया। तो ये अपना जब एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तो इससे पहले हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो खोजी जा चुकी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी इतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं यूज हो रही थी, नहीं हम बना पा रहे थे। तो उसके बाद जब फैराडे ने अपना ये प्रयोग किया, फैराडे ने अपने जो नियम दिए, तो फैराडे का ये प्रयोग क्या लाया, एक मानव जीवन की में क्रांति लेके आ गया। यानी सब कुछ वहां से उसने बदल दिया। क्यों?
क्योंकि अभी जब इतने बड़े अमाउंट पर लाइट नहीं यूज हो पा रही थी, अब हम उसका प्रोडक्शन बड़े अमाउंट पर यूज लाइट का कर पाएंगे। क्योंकि भाई पहले जो लाइट उत्पन्न हो रही थी उससे हम छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर लेते थे, लेकिन इतने बड़े अमाउंट पर लाइट का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो इतने बड़े अमाउंट पर लाइट का उत्पादन हो पाना आज किसकी देन है? माइकल फैराडे की देन है। अभी माइकल फैराडे का नियम कैसे आया, कैसे आगे काम किया, तो एक कहानी हम आपको बताते हैं। माइकल फैराडे क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में अपने इस एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत जगह पर इन्होंने क्या किया, डेमो दिया। अक्सर हम लोग देते रहते हैं। तो जब इन्होंने क्या किया, डेमो दिया, तो जब इन्होंने बहुत सारे डेमो दिए तो अब अचानक से ये क्या कर रहे थे, एक जगह पर अपना एक्सपेरिमेंट, यही जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो अपना ऑब्जर्वेशन था, उसको वहां पर वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट को दिखा रहे थे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट को दिखा रहे थे तो वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। तो ये क्या कर रहे थे कि कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षिक गति करा रहे थे और बल्ब को जला रहे थे। बहुत बढ़िया चीज थी। एक्सपेरिमेंट जैसे ही खत्म हुआ तो वहां पर एक लेडी थी, तो लेडी ने कहा, आप इतने से छोटे से एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए आप इतनी सारी भीड़ इकट्ठा करे पड़े हो। तो इस पर फैराडे ने कहा, क्योंकि उस लेडी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था, तो फैराडे ने कहा कि जिस तरीके से आपके गोद में ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर बड़ा होगा, उसी तरीके से मेरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट आगे चलकर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बनेगा। और आज की डेट में चाहे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, फैराडे के लॉ पर हो रहा है, फैराडे के बनाए गए नियमों पर हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो असली हीरो कहा जाएगा तो कौन है, फैराडे, जिसने इतने बड़े अमाउंट पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और किसी की बात के विपरीत सोचा। ऑस्टर ने जो बात कही उसका विपरीत सोचा और इतना कुछ उन्होंने कर डाला। ये उसी तरीके की बात है कि जैसे आप लोग देखते हैं, आप अपने घर में एक किक मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं, तो जब गाड़ी ऐसे सेल्फ से नहीं स्टार्ट होती है तो आप किक मारते हैं। तो किक मारने से होता क्या है, कुंडली और मैग्नेट के बीच में आपेक्षिक गति होती है। तो आपेक्षिक गति होने से क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और करंट जैसे ही जनरेट होगा आपकी बाइक क्या हो जाएगी, तुरंत चल जाती है। ठीक है, तो ये फैराडे का नियम है। हाँ, अब हम बात करेंगे कि ये फैराडे ने अपने ये जो इनका लॉ था, इसमें जो माइनस का साइन था ये किस लिए आया था? तो बेटा ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो उसी कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुई। तो यानी ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो आइए देखते हैं आगे हम लेंज का नियम। तो लेंज ने अपने नियम में क्या बताया, लेंज ने अपने नियम में बताया कि धारा की दिशा कैसी होगी। अगर हम किसी मैग्नेट को कुंडली के पास ले जाएंगे तो उसकी धारा की दिशा क्या होगी, ये बात किसने बताई, लेंज ने बताई। तो लेंज ने अपने नियम में बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। बात समझ में आई? उसी कारण का विरोध कर रही जिससे वो उत्पन्न हुई है। इस बात को इन्होंने डायग्राम के हिसाब से कैसे समझाया। तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेंज का नियम। अब ये क्या है, लेंज का नियम क्या है, देख लेते हैं लेंज का नियम। अब मान लीजिए इन्होंने क्या लिया, यहां पर एक कुंडली ले ली, एक कुंडली है और इस कुंडली के पास ये एक मैग्नेट को ले गए। ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। अब जैसे ही ये मैग्नेट को किधर ले गए बेटा, नॉर्थ पोल की तरफ ले गए, तो यहां पर जो धारा की दिशा थी वो कुछ इस तरीके से थी, इस तरीके से। ठीक, फिर इन्होंने एक दूसरी कुंडली ली। अभी ये मैग्नेट को किधर ले जा रहे हैं, कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए एक और दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब देखा तो क्या देखा, ये कुंडली है और इस बार इन्होंने क्या किया, मैग्नेट की तरफ, ये कौन सा, अब यहां पर क्या था, ये साउथ पोल था बेटा और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये अब इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। यहां पर कुंडली की ओर ले जा रहे हैं, यहां पर कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो जब ये कुंडली को मैग्नेट की तरफ ले गए तो इसकी धारा की जो दिशा थी वो कैसी थी, वामावर्त थी। इसको दिखाने के लिए उन्होंने एक साइन का यूज किया इस तरीके से। ये देखो, ये धारा की दिशा दिखाने के लिए इसका उपयोग किया।
लेकिन जब ये मैग्नेट को कुंडली से दूर ले जा रहे थे तो इन्होंने तुरंत देखा जो धारा की दिशा है वो तुरंत क्या हो गई, बदल गई। क्या हो गई, बदल गई। ये देखिए क्या हो गई, धारा की दिशा बदल गई। यानी अब धारा की दिशा किधर हो गई, दक्षिणावर्त हो गई। क्या हो गई, दक्षिणावर्त हो गई। इसको समझाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, एक सिंबल का यूज किया। ये देखिए इस तरीके से ये सिंबल यूज किया। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जब मैग्नेट कुंडली की तरफ जाएगा तो धारा इस तरीके से बहेगी, और जब मैग्नेट को कुंडली से दूर लाएंगे तो धारा इस तरह बहेगी। यानी यहां पर कैसी है धारा की दिशा, वामावर्त है। कैसा है, वामावर्त। और यहां पर धारा की दिशा बेटा कैसी है, दक्षिणावर्त है। धारा क्या है, दक्षिणावर्त है, और यहां पे धारा वामावर्त है। अब यहां पर वो माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि लेंज ने अपने नियम बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो अब यहां पर एक बात बताओ, यहां पर ये धारा जो उत्पन्न हुई इस मैग्नेट के कारण उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, उत्पन्न हुई भैया। क्यों, क्योंकि जब मैग्नेट और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति होगी तभी तो धारा उत्पन्न होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर ये जब धारा उत्पन्न हुई तो अब यहां पर ये जैसे ही धारा उसके पास, यानी देखो जैसे हम चुंबक, इसे चुंबक के कारण धारा उत्पन्न हुई, तो जैसे ही चुंबक को मैग्नेट के पास ले जा रहे थे तो ये कुंडली कैसा काम कर रही थी, तो कुंडली का ये वाला हिस्सा किस तरह काम कर रहा था, नॉर्थ पोल की तरह काम करता था। मतलब ये देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, ये हमारी कुंडली है, तो मान लीजिए इधर हम मैग्नेट को ला रहे हैं इस तरफ, यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो इसका जो ये हिस्सा है ये वाला फैराडे में भी बनाया था, ये किस तरह काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगता है। तो जब ये बेटा क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरह काम करने लगता है। और आपको पता है कि जब दो ध्रुव समान होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इनके बीच में क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण। तो बताओ विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया। इसके कारण आप उत्पन्न हुई, बिल्कुल सही बात है। और इसको ही अपने करीब नहीं आती, आने दे रहे हो, मतलब यही वाली बात है, बुलाती है, मतलब आना चाहता हूं तो आने नहीं देती। अगले में देखो जब दूर जाएगी तो आप पास नहीं आने देगी, क्या होगा देखो। यहाँ पर जब मैं इसको मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, इससे दूर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे भैया तुम अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, तो जब नहीं आने दे रहे हो तो हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात। तो अब ये मैग्नेट क्या हुआ भैया, इधर से दूर जाने लगा। तो जैसे दूर जाने लगा ये साउथ पोल का काम करने ले रही। तो जब साउथ पोल का काम करने लगी तो अब ये क्या करे, साउथ पोल है नॉर्थ पोल, दो अलग पोल हो गए, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। अजीब भाई, मतलब देखो नेतागिरी है कह सकते हैं कि ना तो पास आने दे रही है ना ही दूर जाने दे रही है, ना तो पास आने दे रही ना ही दूर जाने दे रही, मतलब दोनों तरीकों से विरोध कर रही है। पास आ रहा हूं तो कह रही नहीं भैया दूर रहो, और दूर जा रहा हूं तो कह नहीं पास आ जाऊं, तो विरोध कर रही है, मतलब आपको कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो यही इन्होंने बताया, लेंज ने अपने नियम में बताया कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहां पर इतना पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई कि वहां पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया था, क्योंकि यहां पर विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक है, यहां पर लेंज का नियम समझ में आ गया। अब हम इसके बाद देखेंगे एक और लॉ है। यहां पर जो लॉ आया वो था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हालांकि बाएं हाथ का नियम भी है, पर यहां पर हमें इसको बताने के लिए, धारा की दिशा को समझाने के लिए, मैग्नेट के मोशन को समझाने के लिए यहां पर हमारे पास क्या आया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो भैया राइटिंग बहुत माशाल्लाह है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो फ्लेमिंग ने बताया, क्या बताया भैया, थोड़ा ध्यान से सुनो। फ्लेमिंग ने बताया, समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्लेमिंग ने बताया कि अगर हम अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार कि तीनों क्या हो बेटा, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो। क्या हो बेटा, लंबवत हो। तो यहां पर अंगूठा जो होगा वो क्या बताएगा, चालक की दिशा, यानी चालक किस गति में
गति कर रहा है, चालक की दिशा। और ये हमें किसकी, यानी जो उंगली है ये वाली बेटा, ये क्या बताएगी, चुंबक की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बहने वाली धारा की दिशा कौन बताएगा, ये मध्यमा उंगली बताएगी। ये बात इन्होंने किसने बताई, फैराडे ने बताई। ये चालक की गति की दिशा, मोशन की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा। तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहाँ पर धारा की दिशा को ऐसे भी, अब इसका उपयोग कहाँ होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बात को अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे सपोज करिए एक ग्राफ से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए ये तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत है। तीनों कैसे हैं, इस कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका एक चुंबक, ये आपका एक क्षेत्र, एक ये है उंगली और ये एक उंगली है, और ये जो तीसरी उंगली है बेटा ये क्या है, पृष्ठ से बाहर की ओर है। इस तरीके से ये सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आपको दिख रही होगी। ये तो बाहर के तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए सपोज करिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से अगर दिखाने की कोशिश करूं, अरे यार ये देखिए, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं ये वाली जो दिशा है ये हो जाएगी चालक, ये चालक की गति है। और ये वाली बेटा क्या है, सामने ऐसे देखो ऐसे, तो सामने क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाली जो दिशा होगी ये बेटा किसकी दिशा होगी, ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये किसकी दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये बात कहानी समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेमिंग ने बताया कि यदि हम अपने अंगूठा और इसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार की फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की दिशा, चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, मध्यमा बताएगी। ये बात किसने बताई, फ्लेमिंग ने बताई। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो अगली क्लास में हम बेटा इससे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, स्वप्रेरण, अननोन प्रेरण क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप जब अगली क्लास में आए तो ये क्लास आपकी बेहतर तैयार होगी। तब तक के लिए जय हिंद।